अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे तो माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है व्हाई दिल्ली मेरठ RRTS इज मोर इम्पोर्टेंट देन यू थिंक। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कुछ दिनों पहले गुजरात के सावली में एल्स्टॉम इस कंपनी ने देश के पहले RRTS सिस्टम्स के लिए जो रिग्स बनी थी उन्हें लोगों के सामने प्रेजेंट किया और इसे जल्दी डिलीवर किया जाने वाला है दिल्ली के पास में दुहाई डेपो में, जहां पर इस साल के अंत तक होपफुली हमें इसके प्रायोरिटी सेक्शन पर ट्रायल्स होते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये जो RRTS सिस्टम दिल्ली में बन रहा है ये कोई इक्का दुक्का सिस्टम नहीं होने वाला है। ये एक पूरा का पूरा जाल होगा जो दिल्ली मेट्रो के तौर पर बनेगा। अपने आप में ना सिर्फ इंडिया में लेकिन पूरे दुनिया के हिसाब से एक यूनिक सिस्टम होगा, जहां पर लंबे डिस्टेंस के लिए एवरेज 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स लोगों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगी। और 3 चीजों के बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। पहली बात ये कि जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS है, इसके अलावा भी कौन से ऐसे RRTS नेटवर्क्स है जिनको अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है। इसके बाद जानेंगे कि कौन से RRTS नेटवर्क्स ऐसे हैं जिनको प्लान किया गया है, जल्दी अप्रूवल उनको मिल सकता है। लेकिन उसके पहले जानेंगे कि इन RRTS की जरूरत पड़ी क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कोई शहर बहुत ज्यादा बड़ा होने लगता है तो उसके आसपास के जो छोटे शहर होते हैं जिन्हें सैटेलाइट टाउन्स कहा जाता है वो भी तेजी से विकसित होने लगते हैं। इनकी वजह से होता यह है कि जो अर्बन फ्लोर है, जो डेवलपमेंट है, वो बड़े शहर और ये जो बॉर्डर में बसे हुए छोटे शहर है उनके बीच में यूनिफॉर्म होने लगता है और इनकी इकोनॉमी काइंड ऑफ एक बड़े शहर की तरह ही चलने लगती है, चाहे इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट क्यों ना हो। दिल्ली जो है ये यहाँ पर मेजर सिटी है, लेकिन गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, गुड़गांव ये सारे के सारे एक जमाने में सैटेलाइट टाउन्स या विलेजेस हुआ करते थे। लेकिन आज दिल्ली से ये इनडिस्टिंग्विशेबल है और इनकी इकोनॉमी एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। जब ऐसा किसी भी शहर के अंदर होता है तो लोग जॉब्स के लिए, रेसिडेंशियल स्पेसेस के लिए, बिजनेस के लिए और कई दूसरे रीजंस के लिए इन 4-5 शहरों के बीच में ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। जियोग्राफिकली ये काफी दूर हो सकते हैं लेकिन इकोनॉमिकली कनेक्ट होने की वजह से ये ट्रैवलिंग करना लोगों के लिए जरूरी पड़ता है। सेम चीज दिल्ली के साथ में भी हुई है, जहां पर लोग गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, मेरठ इन शहरों में से रोज अपने काम के लिए दिल्ली में ट्रैवल करते हैं। और इसकी वजह से होता यह है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक देखने मिलता है हाईवेज के ऊपर। जो इक्का दुक्का ट्रेन चलती है उनमें भी इश्यूज नजर आते हैं। अगर मेट्रो सिस्टम बनती भी है तो वो बहुत ज्यादा लोड क्रिएट करती है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मेट्रो सिस्टम्स बन भी जाए तो उनको बनाया जाता है किसी शहर के अंदर बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स पे लोगों को पिकअप ड्रॉप करते हुए किसी ट्रैवलेटर के हिसाब से। लेकिन इसके वजह से दिक्कत ये होती है कि जो लोग बहुत ज्यादा दूर रहते हैं अपने काम की जगह और रहने की जगह के बीच में, उनको भी इन सिस्टम्स के बीच में ट्रैवल करना पड़ता है, जो कि शहर के बीच का क्राउड बढ़ाता है, चाहे उनका फाइनल डेस्टिनेशन उस नेटवर्क के अंदर हो या नहीं। और इसी के लिए RRTS को प्लान किया गया। ये जो आसपास के शहर है, RRTS लोगों को इन शहरों के बीच में बिना शहर के अंदर की दूसरी सर्विसेज को दिक्कत पहुंचाए फास्ट तरीके से और लॉन्ग डिस्टेंसेस पे तेज से पहुंचाएगी। और इसी के अंदर का पहला जो प्लान बना वो था दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच का 82.15 किलोमीटर लंबा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। अब RRTS की जरूरत समझने के बाद में समझ लेते हैं कि ये नेटवर्क कैसे बनने वाला है। अब सबसे पहले जो लाइन बन रही है उसके बारे में बात करते हैं। वन ऑफ द फास्टेस्ट स्पीड से बनने वाला इंफ्रा प्रोजेक्ट है पूरे देश का। 2016 में इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी और अभी बहुत ज्यादा काम कंप्लीट हो चुका है और 17 किलोमीटर का एक प्रायोरिटी सेक्शन डिसाइड किया गया है जो कि इस साल के अंत तक ऑपरेशनल बन जाएगा, जहां पर ट्रायल्स वगैरह हो सकेंगे। यहाँ पर टोटल 25 स्टेशन हमें देखने मिलेंगे, जिनमें से कुछ स्टेशन पर हमें इंटीग्रेशन विद मल्टी मॉडल हब्स देखने मिलेगा, यानी कि मेट्रो, बस टर्मिनस या दूसरे जो ट्रांसपोर्ट मीडियम्स होते हैं उनके बीच में इंटरलिंकिंग नजर आएगी। ये बहुत जरूरी होगा इस नेटवर्क के सक्सेस के लिए। और ये जो मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन हब्स बनेंगे ये गाजियाबाद, न्यू अशोकनगर, आनंद विहार, सराय कालेखा, आईने, एरो सिटी, उद्योग विहार, केर की दौला, टोल, पांचगांव और बबल में बनेंगे। 5 से 10 मिनट में एक ट्रेन आएगी ऐसी फ्रीक्वेंसी फिलहाल बताई गई है और ऐसा कहा गया है कि इस
नेटवर्क के बनने की वजह से 2032 तक 1.7 मिलियन पैसेंजर्स जो वैसे रूट से ट्रैवल करते हैं दिल्ली के अंदर आने के लिए या दिल्ली के बाहर जाने के लिए, वो घटकर इस RRTS से ट्रैवल करना शुरू कर देंगे डेली बेसिस पर। कार्बन फुटप्रिंट इसकी वजह से बहुत ज्यादा कम होगा, पोल्यूशन कम होगा जो कि दिल्ली के लिए जरूरी है, और एक कंफर्टेबल मीडियम मिलेगा ऐसे ट्रैवलर्स के लिए जो कार्स वगैरह से आना प्रेफर करते हैं। वैसे NCRTC की एक बात इंपॉर्टेंट करे तो वो ये है कि जो गवर्नमेंट बॉडी है इसके अंदर मल्टीपल स्टेट्स का टाई अप होने के बावजूद, मिनिस्ट्री का टाई अप होने के बावजूद इन्होंने बहुत अच्छा काम एक साथ करते हुए दिखाया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ऑफिस इनके अंदर 22.5% हिस्सा रखती है, रेलवेज 22.5% हिस्सा रखती है, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड 5% इसका हिस्सेदारी रखती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर NCT, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा सारे 12.5% स्टेक मेंटेन करते हैं। और इतना कॉम्प्लिकेटेड हायरार्की नेटवर्क होने के बावजूद बहुत तेजी से ये नेटवर्क बनने में कामयाब रहा है, जो कि देश के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के अंदर ज्यादा कॉमन नहीं है देखने के लिए। इसी तरीके से आपके माइंड में भी जो भी चीज होगी वो आप सक्सेसफुली कर सकते हो अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद इसके लिए ले। और ये समझने के लिए द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इन हिंदी इस बुक समरी को आप कुको FM पर सुन सकते हो, जहाँ पर आपको ऐसे हजारों ऑप्शंस मिलेंगे अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुको FM के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है PT50 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन सिर्फ पहले 50 यूजर्स के लिए। तो आप भी अगर कुको FM के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को यूज करते हुए अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए इस ऐप को डाउनलोड करें और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीदते समय PT50 कूपन कोड का इस्तेमाल करना ना भूले। अब बात कर लेते हैं उन RRTS लाइंस के बारे में जिनको अप्रूवल मिल चुका है और ये बनेंगी, इस बात को लेकर हमारे पास में गारंटी है। दूसरी लाइन जो दिल्ली मेरठ के बाद में आती है वो है दिल्ली पानीपत। 103 किलोमीटर लंबा ये रूट होगा जहां पर 16 स्टेशन होंगे और 480 बिलियन रुपीस या 6.3 बिलियन US डॉलर की कीमत से इसे बनाया जाएगा। 2025 से इसका कंप्लीशन टाइम है और ऑलरेडी इसका DPR NCRTC के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। अगली जो लाइन होगी वो एक काफी इंपॉर्टेंट लाइन होने वाली है, जो कि दिल्ली गुड़गांव SNB अलवर लाइन, जो 164 किलोमीटर लंबी होगी। 18 स्टेशन के साथ में इसे बनाने के लिए 5.9 बिलियन US डॉलर का खर्च आएगा और इसके लिए भी DPR ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, जबकि लोड टेस्टिंग, मैपिंग ऑफ अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, पाइल लोडिंग टेस्ट, इन जैसे चीजें शुरू हो गई है और डिटेल कंसल्टेंट का अपॉइंटमेंट होने के लिए बिड्स भी इनवाइट हो चुकी है, यानी इसका कंस्ट्रक्शन बहुत जल्द शुरू होगा। अब बात करें RRT सिस्टम की दूसरे फेज की, जहां पर लाइंस अप्रूव कर दिए गए हैं लेकिन बजट्स अप्रूव नहीं किए गए हैं, तो उनकी बात भी कर लेते हैं। पहली लाइन होगी दिल्ली रोहतक, 66 किलोमीटर लंबी, ये बेसिकली एक्सटेंशन होगी फेज 3 का। दूसरी होगी दिल्ली से लेके पलवल के बीच में बनने वाली लाइन, जिसे दिल्ली फरीदाबाद बलागढ़ परवर लाइन भी कहा जाएगा, जो 86 किलोमीटर लंबी होगी। तीसरी होगी गाजियाबाद खुर्जा लाइन, जो 66 किलोमीटर लंबी होगी बुलंदशहर से गुजरते हुए। इसके बाद होगी गाजियाबाद हापुड़ लाइन, जो 40 किलोमीटर लंबी होगी। इसके बाद बनेगी दिल्ली बहरौद लाइन, जो कि शहादरा के बीच में से गुजरेगी, 54 किलोमीटर लंबी। अगली लाइन जो होगी दिल्ली और जेवर के बीच में, जो दिल्ली से लेके नोएडा होते हुए, ग्रेटर नोएडा होते हुए जेवर पहुंचेगी और नए जो एयरपोर्ट बन रहा है जेवर के अंदर उसे जोड़ेगी। ये जो सारी लाइंस मैंने कही फेज 2 के अंतर्गत, इनके अंदर के स्टेशंस, बजट्स अभी भी अनाउंस होना बाकी है, लेकिन इनके ऊपर भी काम जो है वो किया जा रहा है। सब कुछ अगर सही रहता है तो 2025 तक इनमें से हमें कुछ लाइन शुरू होते हुए नजर आएगी, जबकि कुछ लाइंस जो यहाँ पे मैंने मेंशन की है फेज 2 के लिए, इनका कंस्ट्रक्शन शुरू होते हुए नजर आएगा। अगर आप ध्यान दें तो सारी लाइंस यहाँ पर मोर देन 30 किलोमीटर की है और ज्यादातर लाइन 100 किलोमीटर लंबी है। जो दिल्ली का शहर है उसको एक सुपर सिटी बनाने के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगी, क्योंकि जो दूर के एरियाज के लोग हैं उनकी शहरों की इकोनॉमी दिल्ली के साथ में डायरेक्टली इस RRTS की वजह से जुड़ पाएगी और बिजनेसेस के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर से आपको मैं एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि कुको FM पर PT50 कूपन कोड का इस्तेमाल करने पर आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर। तो डिस्क्रिप्शन में लिए गए लिंक के जरिए इसको चेकआउट करना ना भूले और मिलेंगे अगले वीडियो में। जी जनाब। अच्छा, मैंने देखा ज़्यादातर जो फोकस किया गया है दिल्ली को ही किया गया है। ज़्यादातर जो रोड्स जा रहे हैं वो दिल्ली से ही जा रहे हैं, हत्ता के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो हमें एक वीडियो देखी हुई थी कि बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, तो वो भी दिल्ली से कनेक्टेड होगा। एक रास्ता वहाँ तक भी जाएगा, एक रोड वहाँ तक भी जाएगा। अच्छा, इसके 2 फेजेस हैं, जिसमें से एक जो फेज़ 1 है उसकी 2025 तक कंप्लीट होने की इम्कानात हैं, चांसेस हैं, लेकिन फेज़ 2 जो है उसका उन्होंने कहा है कि अभी DPR वगैरह रेडी हो गया है, अप्रूव्ड हो गया है, लेकिन
बजट अभी नहीं निकला है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे हिसाब से बजट निकलेगा, उसके बाद काम स्टार्ट होगा, तो मे भी 2025 तक स्टार्ट हो। अच्छा, सबसे पहले कि हमने ये वीडियो बहुत पहले देखी थी जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, या बहुत सारे प्रोजेक्ट तब थे, कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है ना। अब समझो ये बहुत जल्द पब्लिक के सामने इख्तिताम आने वाला है, तो Operational है तो। मुझे उस वक्त ही ये बड़ा ज़बरदस्त लगा था कि सबसे पहले तो मसला ये था कि दिल्ली जो सिटी है ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है, Thickly बहुत ही ज़्यादा आबादी। क्यों? क्योंकि दारुल खिलाफा है, बिज़नेस है, बिज़नेस हब है, आईटी हब है, तो पूरी दुनिया के जो बिज़नेस होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि आपको कहीं भी बिज़नेस करना है ना, मिसाल के तौर पे पूरे इंडिया में, तो बाज़ दफ़ा कुछ बिज़नेस की अप्रूवमेंट के लिए आपको यहाँ आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये एक उसको कहते हैं ना कैपिटल है इंडिया का, तो यहाँ पर ही सारे ज़्यादातर कई ऐसे गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं वो यहाँ होते हैं। ये भी है, कैपिटल भी है। और दूसरी बात, मैंने दिल्ली की एक ख़ास बात देखी, ये बड़ा हब है, हर चीज़ का हब है यहीं पे। मतलब मुझे लगता है हर किसी के जो तार जुड़ते हैं ना, वो दिल्ली में आके ही जुड़ते हैं। और मेरे ख्याल में हर मामला, हर काम यहीं पे मुझे लगता है रिजॉल्व होते हैं। सदियों पहले भी शायद दिल्ली ही जो गवर्नमेंट थी, जो मुगलिया थे या जो भी था, दिल्ली तो उस टाइम पे मेरे ख्याल में दिल्ली था, अभी भी दिल्ली है। तो ये है कि सबसे पहले तो ये है कि दिल्ली जो है वो कंजस्टेड। अच्छा, जब कोई सिटी तरक्की करता है तो आसपास भी शहर बनते हैं, ठीक है ना। अब आसपास के जो शहर हैं लोगों का आना जाना रहता है, तो उसके लिए ये बेसिकली सिटी टू सिटी बनाई गई है। शहर के अंदर से इसे गुजारा ही नहीं गया है। क्यों? क्योंकि शहर तो पहले से ही वैसे ही कंजस्टेड है, पहले ही, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये है कि हमने जैसे कि नितिन गडकरी जी की वीडियो में भी सुना था कि वो कह रहे थे कि मैं पॉल्यूशन पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है इंडिया का कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसे कम करने की, खास तौर पे दिल्ली में, जिसकी रोकथाम के लिए। अच्छा, यानी कि मैं बोल देती तो मसला हो जाता। नहीं, मैं कह रहा हूँ खास तौर पे उन्होंने भी दिल्ली का ही कहा था। मैं उसी पे तो आ रही थी। आपने बीच में से क्लाइमेट भी खत्म कर दिया। अच्छा, आ रही थी जी हाँ, अच्छा, आ रही थी, लेकिन आपसे सब्र नहीं था। खैर, तो उन्होंने ये कहा था, उन्होंने कहा कि जो मैंने देखा है कि इंडिया का सबसे बड़ा जो अलमिया है, एक तरीके से मैं अलमिया इसलिए कहूँगी क्योंकि हर चीज़ में बड़ा परफेक्ट है, हर चीज़ में बड़ा तरक्की कर रहा है, बड़ा आगे जा रहा है। तो उन्होंने कहा, मैंने देखा है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो आना भी चाहते थे, उन्होंने एक फैमिली की मिसाल भी तक दी कि हमने टिकट कैंसिल करवा दिया है क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, इसकी वजह से हम इसके आदी नहीं हैं, क्योंकि वो फॉरेनर्स थे। तो उनको बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा झटका लगा कि सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से इन्होंने इंडिया की टिकट कैंसिल करवा दिए। तो उन्होंने उसी वक्त सोच लिया था कि मुझे दिल्ली के अंदर से पॉल्यूशन ख़त्म करना है, जिसके लिए वो ग्रीन फ्यूल पे गए, बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारे लोगों से ये कहा भी उन्होंने कि कोई अगर इंटरेस्टेड है तो मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हूँ, मैं उसको सब बताने के लिए तैयार हूँ, आप लोगों को चाहिए कि आप लोग आओ, आगे बढ़ो, ये वो। तो उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि 2024-25 तक तो बिल्कुल मैं सेट कर दूँगा दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन नहीं होगा। ये बात उन्होंने बड़े वसूख के साथ कही, प्रॉमिस तक कर लिया। तो अभी भी मुझे जो लग रहा है ना, ये सब जो हो रहा है तो ये उसी की तरफ जा रहे हैं, उसी की तरफ डायरेक्शन है कि पॉल्यूशन को ख़त्म करना है। अब क्योंकि गाड़ियाँ, उन्होंने बड़ी अच्छी से फिजिबिलिटी बनाकर, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल्स भी देकर बताया था बहुत सारे रोड्स वगैरह के बारे में भी, कि क्योंकि गाड़ियाँ अंदर से जाएंगी नहीं, जब दिल्ली के बाहर से जाएंगी तो पॉल्यूशन अंदर पैदा नहीं होगा इतना ज़्यादा। अच्छा, जितना ज़्यादा हुजूम, जितना ज़्यादा क्राउड, जितना ज़्यादा व्हीकल, जितनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट, उतना ज़्यादा पॉल्यूशन, ठीक है ना। डायरेक्ट अगर हम समझें, और जितना कम ट्रांसपोर्ट होगा उतना कम पॉल्यूशन होगा। अच्छा, नितिन जी ने रोड का एक सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बताया था, लेकिन ये ट्रेन का है, ठीक है ना। तो ट्रेन भी दिल्ली के बाहर से गुजर रही है, दूसरे शहरों से मिला रही है, एक रोड अलग है जिस पे गाड़ियाँ चल रही होंगी। तो कहने का मतलब है रिंग रोड, आई थिंक। तो मैं कहने का मतलब ये है कि हर तरह से कोशिश ये है, हर तरह से। मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि उनका भी लक्ष्य यही था। हाँ। और अभी भी देखें, ये ट्रेन जो चलेगी, इनके जो रोड्स बने, तो इसको भी इसी मद्देनजर रखा गया है कि जी पॉल्यूशन से पाक रहे, पॉल्यूशन कम से कम हो। जिस गाड़ी को, जिस बंदे को ज़रूरत ही नहीं है दरमियान में से गुजरने की दिल्ली के, तो हम उससे क्यों गुजारें। फ्यूल कम हो जाएगा, आपका सफ़र की टाइमिंग कम हो जाएगी, आपकी दिल्ली शहर की कंजेस्टेड जो है पब्लिक जो है, आबादी जो है, उस पर लोड कम हो जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है। अच्छा, प्रोजेक्ट बनाने से पहले
उसकी बड़ी खूबसूरती से फिजिबिलिटी बनाई जाती है, उसको सारा एक DPR वगैरह होता है सारा इसका बकायदा, सिस्टम, हाँ। उसकी वजह, उसकी सारी चीज़ें हैं कि उसका ताकि फ़ायदा हो। सही। मैंने तो एक अंदाज़ा लगाया है, अक्सर मैंने बहुत पहले वीडियोस में कहता था, क्योंकि बार बार कहना अजीब सा लगता है, लेकिन बहुत अरसे बाद इसलिए कह देता हूँ दोबारा। बहुत सारे नए सब्सक्राइबर होते हैं, पहले कुछ सब्सक्राइबर थे 20 थे, 25,000 थे, अब और बढ़ गए हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप अपने कंट्री में तरक्की देखना चाहते हैं तो सिर्फ मैं समझता हूँ, जो मैंने आप लोगों से सीखा, आप लोगों की वीडियोस देख देख के इतने अरसे में ये सीखा कि आप अगर सिर्फ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड सिस्टम पे, रेलवे सिस्टम पे फोकस कर लें तो मैं कहता हूँ बाकी चीज़ों के लिए इन्वेस्टर खुद शामिल हो जाते हैं। फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए, कारखाने लगाने के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए। देखिए, सबसे पहले फैक्ट्री, कारखाना, कारखाने से फैक्ट्री तक का सफ़र, स्कूल तक का सफ़र, यूनिवर्सिटी तक का सफ़र, टेक्निकल कॉलेज तक का सफ़र, हर चीज़ के लिए माल बन गया। अब माल को सिटी में लाने का सफ़र उसके लिए चाहिए। जो जॉब्स कर रहे हैं उनके साथ मसले, अब छोटे शहर के लोग बड़े शहरों में जाते हैं जॉब के लिए, जैसे मीरठ का कोई बंदा है वो दिल्ली जाएगा, कैसे आसानी से जाएंगे? आराम से चलेंगे। आपका टाइम बचे, बचेगा। अगर आपका टाइम बचे, आपका रोड हो, ट्रेन का सिस्टम हो, मेट्रो का सिस्टम हो, टाइम बचेगा तो अगला बंदा जाएगा ना। कारखाने में से माल बन रहा है, वो शहर जाए तो उसके लिए उसकी लॉजिक एक फ्रेट कॉरिडोर हो तो वो माल बनाएगा ना। तो कहने का मतलब है कि अगर आप रोड ही सिर्फ बना देते हो, अगर आप ट्रेनों की पटरियां ही बिछा देते हो, रेलवे की, तो मैं समझता हूँ कि यही बैकबोन है, बैकबोन है मुल्क की, बैकबोन है, बैकबोन है, बैकबोन। मुझे कहा है व्यूअर्स ने कि मैं आपको मोटिवेट करूं, बोले बैकबोन, तू मेरा ब्लड चटिए, मैं तेरी बैकबोन। गाना नहीं सुना आपने? मैं चड्डी वाले गाने नहीं सुनता हूँ। अरे भाई, चट्टी नहीं था, अच्छा, जटिए। अच्छा, जटिए वाला, मैं तेरा जटिए, तू मेरा ब्लड जटिए, मैं तेरी बैकबोन, या मैं तेरा ब्लड जटिए, तू मेरी बैकबोन। तो फिर ये कि बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। आपने बैकबोन नहीं बोला, बिग बॉन नहीं, बैकबोन। अरे बैकबोन, आई नो। मैं एक चीज़ बोलने वाली थी, मैं ये बोलने वाली थी कि ये जो आप कह रहे हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से समझने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, कि अगर इंसान अपने माइंड में उठा ले, तो मैं ये कहूँगी इस चीज़ को हमें सीखने की ज़रूरत है। हाँ। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब, इतना नासाज हो चुका है, इसको क्या कहेंगे, जो इतना बीमार हो चुका, कसमा पुरसी की हालत में है, इतना ख़राब हो चुका है, इतना कमज़ोर हो चुका है कि आप बताते हैं कि वो अंग्रेज़ों के ज़माने के जो कुछ ट्रेन्स हैं वो चल रही हैं, रोड भी इतने खस्ता हाली के शिकार हैं। तो हमें चाहिए कि हम थोड़ा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े प्रोजेक्ट नहीं कर सकते तो कम से कम इस पर ही पैसे लगा लें, इसको ही सेट कर दें। उन्होंने तो, मैंने एक दो वीडियो में देखा कि उन्होंने ये चीज़, इसकी तरक्की की एक जो रग होती है ना, उसको पकड़ा और उसको ऐसे ही पकड़ा कि उन्होंने देखा जापान ने इतनी तरक्की कैसे करी, चाइना ने इतनी तरक्की कैसे करी, यूएस ने इतनी तरक्की कैसे करी। तो तीनों में उन्होंने एक बात कॉमन देखी कि जी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा कमाल का है, बड़ा एडवांस लेवल का है। तो ये लोग भी उसी तरफ आए और अब देखिए माशाल्लाह से इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बहुत तेज़ी से, किसी फॉरेन कंट्री से कम नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता। बिल्कुल, और बहुत हद तक इसमें मैं कहता हूँ कि आती दुनिया तक, रहती दुनिया तक, आने वाले लोगों तक, मैं कहता हूँ नितिन गडकरी जी हो गए, मोदी जी हो गए, इनका नाम जिंदा रहेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।